हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास टुडेजा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक सेट्स या सेट थ्योरी हम इसको कहते हैं। और ये क्लास 11th की सीबीएसई में चैप्टर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स या सेट थ्योरी। तो अभी 11th की क्लासेस सभी की शुरू हो चुकी हैं और ज़्यादातर स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर या सेट थ्योरी या ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कुछ चैप्टर शुरू होते हैं और ज़्यादातर स्कूल में जो है सेट थ्योरी ही पहले पढ़ाया जाता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी और देखते हैं कि इसके हम बेसिक्स कैसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है सेट्स या इसको हम बोलते हैं सेट थ्योरी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये सेट होता क्या है। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले सेट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड से मतलब क्या है? वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि अगर एक लिस्ट या एक कलेक्शन बहुत सारे बच्चों या बहुत सारे लोगों से बनाने के लिए कही जाए और सभी का आंसर बिल्कुल सेम हो, उसमें आप कोई अपनी चॉइस के हिसाब से कोई एलिमेंट या किसी भी चीज़ को इंक्लूड ना कर सकें, तो ऐसे बनने वाली कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट्स या सेट थ्योरी, या उसको हम पर्टिकुलर सेट कहते हैं। ओके, तो सेट क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तो इतनी लैंग्वेज सुनने के बाद शायद समझ में ना आए, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कैसी वो कलेक्शन है जो सेट होती हैं और कैसी हैं जो नहीं होती हैं। तो आइए जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ वो देता हूँ कौन से सेट होते हैं। तो मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब प्रेमचंद ने जितनी भी, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी बुक लिखी हैं उसको अगर हम कलेक्ट कर लें, सारी कलेक्ट कर लें गूगल से या कहीं से भी या लाइब्रेरी से, और उसकी एक कलेक्शन बना लें, तो उसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और बुक इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो कलेक्शन होगी वो सेट होगी। नंबर 2, तो ये एक सेट है, यस, और रीजन देना हो तो आप लिखेंगे यस इट इज अ सेट एज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन इज वेल डिफाइंड क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको वही बुक्स लेनी है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं, तो ये सेट होगा। अब देखते हैं कौन सा सेट नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल, जो सेट नहीं होगा, अ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट प्लेयर या प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट। इंडिया में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अगर आपसे मैं कहूँ या सभी आपकी क्लास के बच्चों से कहा जाए कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें 5 आपको प्लेयर लेने हैं जो इंडिया के सबसे बेस्ट लगते हैं, तो अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। ये लिस्ट फिक्स नहीं होगी, ये कुछ लोगों की मैच होगी, कुछ लोगों की मैच नहीं होगी, ज़्यादातर की मैच नहीं होगी। कुछ लोग उसमें सचिन को रखेंगे, कुछ को नहीं रखेंगे, कुछ लोग उसमें राहुल द्रविड़ को रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे। तो इस टाइप की जो कलेक्शन है जिसमें कि आपकी चॉइस काम आती है, कोई फैक्ट, कोई डाटा नहीं होता है, ऐसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये सेट नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ सेट। नो, इट इज नॉट अ सेट एज कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जैसे ही आप अपनी बुक से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें यही पूछा जाएगा कि ये सेट है या नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो आपको ये सोचना है कि जिस कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि वो जो है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, मतलब उसका आंसर फिक्स होगा या सबकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर फिक्स होगा तो आप लिखेंगे येस इट इज़ अ सेट एज द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, और अगर आपको लगता है कि वो फिक्स नहीं है और चॉइस पे डिपेंड करता है तो आप लिखेंगे दैट इज़ नॉट अ सेट। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन से सेट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। अभी बुक से एग्जांपल लेंगे हम, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सेट वो है जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि सेट तो समझ में आ गया क्या होता है, कि जो कलेक्शन है उसको सेट कहते हैं और वो भी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अभी इस पे कुछ बेस क्वेश्चन करेंगे। अगली बात ये आती है कि सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। किसी भी सेट को आप हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, एम, पी, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ए बी सी डी का यूज़ होता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है। ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, 3 या 4 टाइप के, सर्कुलर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है। तो पहली बात, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये हमेशा करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। करली ब्रैकेट इस तरीके से बनाया जाता है। वैसे वो टाइप के भी ब्रैकेट होते हैं, जैसे इसको सर्कुलर ब्रैकेट या ओपन इंटरवल बाद में कहेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात की बात है। अभी हम फिलहाल 2 चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर ए बी सी डी से रिप्रेजेंट होता है और हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर रहता है। तो इन बातों को माइंड में रखिएगा और बना के देखते हैं कुछ सेट्स ए और बी। चलिए फिलहाल पहले ए बनाते हैं ओनली। ए में मैंने लिया करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। अब ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स क्या हैं। सेट तो मैंने बताया था ये एक कलेक्शन होती है। तो किसी भी चीज़ की कलेक्शन, चाहे वो नंबर्स हैं, आप लोगों के नाम हैं, बुक्स के नाम हैं, इंडिया की स्टेट्स के नाम है, कंट्रीज़ के नाम है, साल के वो महीने जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, इस टाइप की कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन वो एक सेट होती है। सवाल ये है कि क्या ये सेट है, तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि ये उन नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 6 से कम है, 6 से छोटे हैं, या 5 से कम है। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप को हम लोग इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले उसका नाम ए बी सी डी, फिर इक्वल, फिर करली ब्रैकेट से स्टार्ट, करली ब्रैकेट पे ख़त्म और बीच में कॉमा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये एक फैमिली की तरह काम करता है, ये एक कलेक्शन की तरह काम करता है। तो ये सब क्या है, तो जैसे हम अपनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही ये भी इस सेट के मेंबर हैं। इनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं, एंट्रीज भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जो है मैथमेटिक्स में इसको एलिमेंट कहा जाता है। मतलब 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर लिखना है तो हम लिखते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, या 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ सेट ए या ऑफ ए। अभी इतना बार बार बड़ा लिखना तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं आपको बात करूं, तो साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। अब आप किसी क्वेश्चन में पुराने ज़माने में बार बार लिखते रहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसी की प्रेजेंटेशन साइन थीटा है। और ऐसे ही अगर मैं इसको बार बार लिखूं 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। तो मैथमेटिक्स में इसका एक सिंबल है सेट थ्योरी में, और वो है कि अगर 2a का एलिमेंट है तो आपको लिखना है 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हैं कि आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू गाजियाबाद, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ से आप संबंधित होते हैं, तो जहाँ के आप सदस्य हैं, तो 2 बिलोंग्स टू ए। तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए या 2 बिलोंग्स टू ए को मैथमेटिक्स में इस तरीके से सेट थ्योरी में शो करते हैं। बनाना कैसे है, पहले सी बनाइए, एक लाइन डाल दीजिए, बिलोंग्स टू हो गया, सी बनाइए, लाइन डाल दीजिए। तो 2 इसका एलिमेंट है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। अभी 3 भी एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। अब जो नहीं है, जैसे क्या 7 इसमें है, नहीं है, तो आप लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये डज नॉट के लिए क्या करना है, पहले बिलोंग्स टू बनाना है और उसको कट कर देना है, मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं है। जैसे आपके परिवार में मान लिया 6 सदस्य हैं, तो आप सब इसके मेंबर हैं, लेकिन अब मान लिया कोई रवि नाम का लड़का है जो आपकी फैमिली में नहीं है, तो रवि डज नॉट बिलोंग्स टू योर फैमिली। तो डज नॉट बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू, ये आपको याद रखना है। तो 2 चीज़ें हो गई। सेट इज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर आपका सभी पूरे यूनिवर्स में पूरे फैक्ट्स के साथ जो आंसर, जो कलेक्शन बनेगी, जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ
अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट जिन्होंने 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। अब मान लिया 10 हैं, 15 हैं, 20 है, तो उनके कुछ पर्टिकुलर नाम होंगे कि वीरेंद्र सहवाग है, सौरभ गांगुली है, जो भी है। अब उसमें वो प्लेयर नहीं आएंगे जो 5000 से कम रन वाले हैं, वो प्लेयर आएंगे जिनके ज़्यादा हैं। तो ऐसी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है वो सेट होती है। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि ये हमेशा रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है, कॉमा से इसके हम लोग एलिमेंट को अलग करते हैं और ये जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको दिखाने के लिए कि ये एलिमेंट है तो हम लिखते हैं टू बिलोंग्स टू इट, टू इसका सदस्य है या इसका एलिमेंट है या इसका मेंबर है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नंबर आए, कि मैथमेटिक्स से तो नंबर ही आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके नाम आ सकते हैं, आपकी क्लास के सभी बच्चों के आप नाम लिख दीजिए, ठीक है। 40 स्टूडेंट हैं, आप 40 के 40 नाम लिख दीजिए, तो आपके स्कूल के बच्चों के नाम का सेट हो जाएगा, ठीक है। आप इंडिया की सभी स्टेट्स लिख दीजिए, पंजाब, हरियाणा, यूनिट जो आपकी ये हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, जो भी है, तो वो आपका स्टेट्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गई। आगे मूव करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी करेंगे कि कौन से सेट हैं, कौन से नहीं है, या कौन से एलिमेंट है, कौन से नहीं है। फिलहाल जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 फॉर्म होती हैं, फॉर्म्स ऑफ सेट। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म और नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। पहले 3 हुआ करती थी, अब 2 ही हैं, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? रोस्टर फॉर्म में आप सभी एलिमेंट शो करते हैं, ऑल एलिमेंट्स को आपको शो करना होता है, जैसे अभी मैंने लिखा था 1 2 3 4 5। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हैं? किसी लैंग्वेज की हेल्प ले सकते हैं, साधारण भाषा में लिख सकते हैं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ले सकते हैं, कोई लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप सेट बनाते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, और अगर आप एलिमेंट्स को शो कर देते हैं तो वो होगी रोस्टर फॉर्म। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे सीख सकते हैं कि सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाएगा, और या फिर सेट बिल्डर में है तो फिर रोस्टर में कैसे होगा। तो पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो हमारा रोस्टर फॉर्म में था, A = था 1 2 3 4 5। अब ये तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। पहली बात तो इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों डिफरेंट फॉर्म्स है? बच्चों मैथमेटिक्स में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मैप यूज़ करते हैं, मैप जो इंडिया का मैप होता है, उसमें जब हम ग्रीन कलर दिखा देते हैं तो वो आपकी क्रॉप्स को शो करता है और अगर हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं तो वो वाटर को शो करता है। तो छोटे से मैप पे आप सारी चीज़ समझ जाते हैं। ऐसी ग्राफ आपने देखे होंगे क्लास 9th में, क्लास 10th में, तो ग्राफ ये शो करते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, 2 ग्राफ होते हैं। मान लीजिए ये ए टीम का ग्राफ है ये बी टीम का ग्राफ है। अब बी टीम अगर ए टीम से लास्ट में ऊपर निकल जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि बी टीम जो है वो विन कर जाती है। तो इस तरीके से आप मतलब पिक्चोरियल डायग्राम से जो है पाई चार्ट वगैरह आपने पढ़े होंगे, उससे आप सीख जाते हैं कि पिक्चर्स आर ईजियर टू लर्न। पिक्चर्स को समझना ज़्यादा आसान रहता है। ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं, कभी आपको ये जल्दी समझ में आएगा, कभी ये वाला जल्दी समझ में आएगा। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। आइए कन्वर्ट करते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट का नाम ए रहने दीजिए। ए में कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है। एक्स जैसे हम मैथमेटिक्स में लेट करते हैं एक्स, तो यहाँ पे भी हमने मान लिया कि ए में कोई एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट एक्स है और वो एक्स के। अब हमें इसके बारे में कुछ खास बात है, इसकी प्रॉपर्टीज जाननी है क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि एक तो ये नेचुरल नंबर है, तो आपको लिखना है x बिलोंग्स टू n। n मतलब n इज यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं, तो मुझे इसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा 5 तक। तो मैं लिख सकता हूं कॉमा x इज लेस देन 6। तो अगर मैं ये हटा दूं और आपसे कहूं कि a में कोई एलिमेंट x है, या आप कोई ऐसा नंबर बताइए जो नेचुरल हो और 6 से छोटा हो, तो आपका एक ही जवाब होगा 1 2 3 4 5। तो वही यहाँ लिखा है। तो अगर आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे देते हैं, कोई लैंग्वेज लिख देते हैं, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर आप एलिमेंट्स को शो कर देते हैं तो वो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब पहले ये लिखते हैं, इसमें मैंने लिखा b = x सच दैट। ये सच दैट है बच्चों, जो 2 डॉट लगाए, कॉलम्स जो लगाए, ये सच दैट मतलब ऐसा है। तो b में x है और x कैसा है? x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज होने वाले
वॉवल्स। तो ये अब एक लैंग्वेज दे दी है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए कहता है कि आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाइए, मतलब एलिमेंट शो करिए, तो वॉवल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। करली ब्रैकेट से स्टार्ट करिए, करली ब्रैकेट पे ख़त्म करिए। अगर आपने ब्रैकेट चेंज करे तो गलत हो जाएगा, कॉमा नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या सर इसको ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है कि पहले ए आता है फिर ई आता है? तो ये ज़रूरी नहीं है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें, ए, ई, आई, ओ, यू ना लिख के ई, आई, यू, ए, ई, आई, ओ, तो ये भी उसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ऑर्डर आपने चेंज कर दिया। तो ऑर्डर डजंट मैटर इन सेट थ्योरी। आपके पास किसी भी, अगर आप इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 का, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो इससे सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट बातें होगी। द कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन कर्ली ब्रैकेट एंड इन रोस्टर फॉर्म यू शो all the elements, and in set builder form you give a language or you give a mathematical equation. Okay, तो आइए थोड़े से क्वेश्चन बुक से करते हैं। वैसे अगर आप इसको अब 1.1 करेंगे या आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं बुक से। तो 1.1 एक्सरसाइज है मेरे पास एनसीईआरटी की क्लास 11th की। इसके कुछ क्वेश्चन रैंडमली मैं उठाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले एक्सरसाइज 1.1 यहाँ मिल जाती है मुझे। तो इसमें लिया मैंने क्वेश्चन 1, जैसे फर्स्ट पार्ट ये आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले सभी महीने जो साल में आते हैं तो वो होते हैं जनवरी, जून और जुलाई। क्या इसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। सभी लोग एक ही आंसर देंगे, तो आप लिखेंगे यस इट इज अ सेट एज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट में आपको लिखना है यस या नो, और फिर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो लिखना है वेल डिफाइंड, नहीं है तो नो। सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भारत के वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब मोस्ट टैलेंटेड में हो सकता है कोई चेतन भगत को ले कोई ना ले, तो ये एक कलेक्शन फिक्स नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ सेट एज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स जो है वो इसी तरीके से करने हैं। सेकंड में आपको वही 1 2 3 4 5 6 एक सेट दे रखा है जिसमें आपको बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। तो जो एलिमेंट हो वो बिलोंग्स टू, जो नहीं हो वो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 3 पार्ट 1। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 में लिखा है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। तो आप देख रहे हैं कि ये लैंग्वेज इसने दे दी है हमको, तो इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और साथ ही साथ दे रखा है कि x जो है वो -3 के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। ठीक है, तो x अगर एक इंटीजर है और इस रेंज में या इस इंटरवल में वो आ रहा है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आपसे कहेगा कि आप इसे कन्वर्ट करिए रोस्टर फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ इक्वल है तो -3 लेने पड़ेगा, उसके बाद का इंटीजर होता है -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 मत लिखना क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये आपने क्वेश्चन 3 में कन्वर्ट कर दिया है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो बाकी के पार्ट्स भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में पहला पार्ट यही था, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने बना ली है। दूसरे में कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो करली ब्रैकेट में लिखिएगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में कह रहा है एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो आपको वो नेचुरल नंबर लिखने हैं पार्ट 3 में, और इस सेट का नाम है सी, वो 2 डिजिट के नंबर जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो पहला होगा 17, दूसरा 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। आप देख सकते हैं सभी 2 डिजिट के नंबर हैं और सभी के दोनों डिजिट का सम 8 है। तो क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सभी सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देना है, रोस्टर फॉर्म में। ओके,
तो ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। अब उल्टा हो गया बच्चों। अब सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपको बनानी है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और गिवन जो है वो रोस्टर फॉर्म है। तो पहले में बुक में थोड़ी सी गलती है, करली ब्रैकेट नहीं है, हम लिख देते हैं 3, 6, 9, 12। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? दिस इज अ रोस्टर फॉर्म एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये जरूर लिखना होता है a इक्वल्स टू x सच दैट। ये तो फिक्स है कि a में कोई x है और वो कैसा है। अब ध्यान देना है कि ये क्या खास बात कह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, नेचुरल नंबर हैं और 13 से छोटे हैं। तो आप लिखेंगे कि पहली बात x नेचुरल नंबर है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 30। तो x इसमें a में x है, x एक नेचुरल नंबर है और x मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल या डिविजिबल बाय 3, एक ही बात है। और 13 से छोटा है तो 3, 6, 9, 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, क्योंकि जो 3 का टेबल होता है वो 3n होता है। अब ये जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अब आप नेचुरल नंबर 1 डालेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 2 डालेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 डालेंगे 3 3 ज़ा 9, 4 डालेंगे तो 12, 3 4 ज़ा 12। मतलब ये वाला जो है ना नेचुरल तो है, साथ साथ 5 से छोटा भी है। तो अगर आप इस तरीके का लिखते हैं तो भी चल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप मैथमेटिकल इक्वेशन या लैंग्वेज कुछ भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट, मतलब आपको कन्वर्ट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। और पहला ही क्वेश्चन है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अब ऑड नेचुरल नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, सेट का नाम है ए। अब उसने कहा कि एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड 1, 3, 5, 7। अब ये कभी ख़त्म तो होते नहीं है तो डॉट 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 लगा देंगे। आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि जब सेट फिनिश नहीं होते हैं, जिनका कोई एंड लिमिट नहीं होती है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे इसका 4th पार्ट है, इसमें कह रहा है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इस सेट का नाम दे रखा है डी। तो डी में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि लॉयल में यूज़ होते हैं। अब लॉयल में एक चीज़ इन्होंने जानवर करके दिया, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, LOYA। अब जो L दोबारा लिखना है वो नहीं लिखना है। तो दूसरी चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि कोई भी लेटर या कोई भी एलिमेंट किसी सेट में रिपीट नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में रिपीट नहीं होता है। पहली बात ये थी कि ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। कोई भी लेटर या कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर किसी सेट में 2 बार नहीं लिखा जा सकता। अगर L इसका एलिमेंट है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो LOYA। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में केवल आपको मैच करना है, जैसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 3rd पार्ट में है MATHEICS। तो ये क्या है? ये वो लेटर हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहे हैं। तो 6 के 3rd पार्ट को आपको मैच करना है डी से। फिर है 2 3, मतलब सेकंड पार्ट है 2 3, पहला 1 2 3 6। तो इधर ए पार्ट में कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के जो हमारे डिवाइज़र हैं और उनमें प्राइम नंबर जो है वो 2 और 3 होते हैं। तो जो 6 का 2 पार्ट है लेफ़्ट पे वो ए से मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 आप खुद करिएगा। और इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है सेट्स की या सेट थ्योरी की, वो विद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। कुछ मैंने आपको थ्योरी बता दी है, कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं और NCERT के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब इसके आगे आपको खुद करना है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करिए और अगली क्लास में हम लोग 1.2 करेंगे। ओके, थैंक यू।